डेल्टा कॉर्प कैसीनो का कारोबार करने वाली हिंदुस्तान की एकमात्र लिस्टेड कंपनी, जिसके गोवा और सिक्किम दोनों ही जगहों पर कैसीनो है और ऑनलाइन पोकर साइट अड्डा 52.com भी चलाती हैं। और हाल ही में उन्होंने नेपाल में भी एक कैसीनो खोला है, तो देश में भी विदेश में भी। आइए, हमारे साथ हार्दिक ढेबर साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो ग्रुप सीएफओ हैं, और उनसे बातचीत करें। उससे पहले मैं एक बार जरा जल्दी से आपको नतीजे बता दूं, नतीजे कैसे रहे। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो आय में 1.5% की कमी आई है, और साल दर साल देखेंगे तो 95% की बढ़त है। कामकाजी नुकसान है, तिमाही दर तिमाही 31% है और 57%, और साल दर साल 57% घटा है। तिमाही दर तिमाही 31% घटा है और नुकसान 22 करोड़ का दर्ज किया है। तो तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा आपको नुकसान नजर आएगा, 55 करोड़ के सामने साल दर साल नुकसान होता हुआ दिख रहा है 22 करोड़ का। तो आइए, ये है नतीजे। लेकिन हार्दिक साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप नतीजे समझाएं, पिछली तिमाही कैसी रही है और इन नतीजों में कितने समय कामकाज हुआ है, उस हिसाब से ये रिजल्ट आए, जरा पहले ये बताएं सर। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तिमाही दर तिमाही जो आप देख रहे हैं, उसमें दो चीजें देखनी आवश्यक है। एक तो ये दोनों, चाहे वो पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर हो या दूसरी तिमाही सेकंड क्वार्टर हो, दोनों ही तिमाहियों में हमारा जो मुख्य कारोबार है, जो कि कसिनो का है गोवा में, वो कोरोना और पैंडेमिक के वजह कारण बंद रहा है। इसलिए ये जो नुकसान आप देख रहे हैं, वो नुकसान टेम्पररी है। ये जैसे ही कसिनो अभी खुल गए हैं तो आपने नतीजे, मैं आपको नतीजे जैसे समझाऊंगा, आपको ध्यान आएगा कि ये रुझान जो है अब प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है। ये तिमाही का नतीजा आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल सी बात करूंगा। ये तिमाही में 90 दिनों में से हमने सिक्किम का कसिनो केवल 40 दिन ऑपरेट किया है, नेपाल का कसिनो केवल 20 दिन ऑपरेट किया है, और गोवा जो कि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बिजनेस का, वो केवल 10 दिन के लिए ऑपरेट किया है। तो अगर आप सारे का वेटेड एवरेज निकाले तो करीब 12-15 दिन, 20 दिन का ऑपरेशन हुआ होगा सारे 90 दिनों में से। और उस 20 दिन के ऑपरेशन में या 10 दिन के ऑपरेशन में, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 40 दिन में सिक्किम में हमने करीब 15-16 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अगर ये 15-16 करोड़ का आप रेवेन्यू देखते हैं सिक्किम का, तो 2019 में जबकि हमने 12 महीने पूरा, 2019-2020 में जब हमने 12 महीने पूरा रेवेन्यू किया था, तब हमने 18 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तो ये 15-16 करोड़ का रेवेन्यू 40 दिनों में हमने किया है, जो कि एक बहुत ही ऊर्जात्मक प्रभाव देता है रेवेन्यू को। हमको लगता है कि ये सिक्किम का जो ट्रेंड है वो अब जाके 3-4 करोड़ महीने का इस तरह का ट्रेंड बनेगा, और वहां से जो कंट्रीब्यूशन आज तक आ रही थी, उससे दुगुना तिगुना कंट्रीब्यूशन सिक्किम से आ सकता है। तो रही बात नेपाल की, नेपाल हमने 2020 में शुरू किया और तुरंत ही वहां लॉकडाउन लग गया। 18 महीने तक हम वहां पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सके। अब जाके 8 सितंबर 2020 को हमने नेपाल का कसिनो वापस शुरू किया। उस कसिनो में हमने 22 दिनों में, करीब पहली बार जब हमने ये कसिनो चलाया 22 दिनों के लिए, उसमें हमने 4 करोड़ का रेवेन्यू, करीब 4-4.25 करोड़ का रेवेन्यू किया। और गोवा जो कि हमारा सबसे बड़ा बिजनेस कंट्रीब्यूटर है, जैसे मैंने कहा, अगर आप पहला तिमाही देखें अप्रैल टू जून में, हमने पूरा अप्रैल का महीना रेवेन्यू, हमको मौका मिला था ऑपरेट करने का। उस पहले पूरे महीने में हमने करीब 22 करोड़ का रेवेन्यू किया था गोवा में। और इसी 10 दिनों में, ये तिमाही के केवल 10 दिनों में हमने वही 20 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 22 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो जो हमने पूरे महीने में किया था वो हमने 10 दिन में कर दिया है। तो अगर आप इसको रुझान समझें, तो ये रुझान इतना ही सॉलिड रुझान है कि हमको इतना विश्वास मिला रहा है कि अगला जो तिमाही है, जो कि गोवा के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो 3 महीने होते हैं, वो बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए या फुटफॉल्स के लिए या टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छे महीने माने जाते हैं। हालांकि हमारे बिजनेस में कोई साइक्लिकलिटी नहीं है, पर ये गोवा के लिए बहुत ही अच्छे महीने माने जाते हैं। उस वजह से हमको बहुत ही दृढ़ विश्वास है कि ये 3 महीने जो है वो एक बम्पर 3 महीने हो सकते हैं। हमारे जो रुझान अब दिख रहे हैं वो प्री कोविड लेवल्स के स्तर पे हैं, और हमारा ये मानना है कि हम प्री कोविड लेवल स्तर से भी आगे और ऊपर निकल सकते हैं। ओह, अच्छा, वैसे तो आपने काफी कुछ चीजें बताई। हार्दिक सर, एक चीज बताइए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे क्वार्टर में मुश्किल से 10-12 दिनों के काम हुआ, राइट? सही बात है। और उसमें ये रेवेन्यू आया है? हाँ जी। और 1 अक्टूबर से सारे कैसीनो फुल फ्लेज चल रहे हैं, राइट? तो अब मुझे एक चीज बताओ, जो 1 अक्टूबर से अब तक जो 10-11 दिन जो हुए,
क्या प्री कोविड लेवल से पहले के रेवेन्यू आ रहे हैं उसमें? मतलब जब कोविड हुआ था उससे पहले भी जिस तरह से चलते थे फुल फ्लेज वैसे अनिल चल जी, रहे हैं? अनिल जी, उससे थोड़े बेटर ही रेवेन्यू आ रहे हैं। ओके। लेकिन मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये तो कह ही सकता हूँ कि प्री कोविड वाले नंबर्स तो आ ही रहे हैं। अच्छा। ओके। और ट्रेडिशनली ये 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर गोवा के लिए भी और वैसे भी घूमने फिरने के लिए आज से भी, क्योंकि छुट्टियों का सीजन, दिवाली है, दशहरा है, उसके बाद में आपका न्यू ईयर से पहले क्रिसमस वेकेशन वगैरह होते हैं, तो क्या इस बार ये 3 महीने का पीरियड छुट्टियों वाला जो है वो आप पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन देख रहे हैं? जो जो रुझान बता रहे हैं वो हिसाब से तो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये अक्टूबर का महीना तो हमारा 2-3 एक्टिविटी भी प्लान्ड है। जैसे नेक्स्ट वीकेंड है जो हमारा 20 तारीख वाला वीकेंड है, वहां पर हमने कोई एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो उसकी वजह से काफी कुछ एक्टिविटी रहेगी। टूवर्ड्स एंड ऑफ अक्टूबर बॉलीवुड स्टार नाइट हमने ऑर्गेनाइज किया है, 3 दिन अलग अलग सितारे आएंगे, तो उसकी वजह से क्राउड भी आएगा अच्छा सा, और उसकी वजह से बिजनेस भी बढ़ेगा। तो अक्टूबर का महीना तो चलिए हो जाएगा। नवंबर वी विल गो इनटू द वेकेशन सीजन है, जैसे आपने भी कहा। तो ये छुट्टी, तो मुझे मुझे संदेह जरा भी नहीं है कि ये 3 महीने जो होने वाले हैं वो बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे सकेंगे। इसमें एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सब भगवान से ये प्रार्थना करें कि कोई तीसरी लहर ना आए, कोई दूसरा वेव ना आए, तीसरा वेव ना आए। और अगर धंधा इसी तरह बिना संकोच के चलता रहा तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आए। ना बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अगर याद है आपको ऑन द टिप्स के अब तक का बेस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू क्या आया है किसी भी क्वार्टर का, डेल्टा का? जैसे आपको आश्चर्य होगा, लेकिन अगर आप जनवरी 2020 से मार्च 2020 का क्वार्टर देखें, जबकि पेंडेमिक के टाइम पे हमको पहली बार ऑपरेट करने का मौका मिला था पिछले साल, वो जो क्वार्टर रहा था वो सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा था। हमने करीब एक क्वार्टर में 2210 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था। हमारा ये मानना है कि ये नंबर आसानी से ब्रीच किया जा सकता है ये क्वार्टर में, अगर ये जो जिस तरह से आज लहर दिख रही है और रुझान दिख रहे हैं, वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये 210 ये यही 215 चीज करोड़ का नंबर यही चीज अचीव हो सकता यही चीज मैं जानना समझना चाहता था, तो कि ये जो तिमाही आएगी दिसंबर वाली क्वार्टर, वो डेल्टा कॉप की लाइफ में अब तक की सबसे बेस्ट रहेगी, ये समझ में आ रहा है। परफेक्ट है सर। अच्छा, अब एक दो चीजें और पूछना चाहता हूँ सर। एक तो ये कि ये काफी चीजें चल रही कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो वाले जो हैं बिजनेसेस, उस पर सरकार शायद जीएसटी में कोई रिलीफ दे सकती है इनको बढ़ावा देने के लिए। आज से कुछ ऐसी कोई डिमांड है आपकी आपकी इंडस्ट्री की, इस दिशा में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं क्या सर? 3-4 साल पहले कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट हो, जीएसटी किस पे किया जाए। तो इस बारे में हमने सरकार से और जीएसटी काउंसिल से एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जहां पे हमने समझाया था कि जीएसटी के आने से पहले भी ये इंडस्ट्री थी, वहां पर जो हिसाब से टैक्स भरा जा रहा था, जो हिसाब से टैक्स कंप्यूट किया जा रहा था, और जिस तरह से जीएसटी कानून बनाया गया था, उसमें कहा था कि अगर कोई टैक्स अगर जीएसटी में सब्ज्यूम होता है तो उसका जो कंप्यूटेशन का मेथोडोलॉजी होगा वो चेंज नहीं होगा, केवल उसके दर में फर्क हो सकता है, लेकिन कंप्यूटेशन में फर्क नहीं होगा। तो हमने सरकार के सामने, काउंसिल के सामने ये प्रस्ताव रखा था और उनको समझाया है कि किस तरह से हम पहले टैक्स भरते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स या गेमिंग टैक्स जो कहा जाता था, जो कि स्टेट सब्जेक्ट था, जो अब की सब्ज्यूम हो गया है जीएसटी में। तो वो एक जो क्लैरिफिकेशन कहिए या रिजोल्यूशन कहिए, उस बात पे चर्चा हो रही थी। उसमें ये लग रहा है, अभी कोर्ट ने भी कुछ अभी रिसेंटली स्टे किया है किसी पिटिशन को, तो ये लग रहा है कि वहां पर कुछ अच्छा नतीजा निकलना चाहिए। सर, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में वो ऑनलाइन गेमिंग पर कुछ एक ऑर्डर पास किया था, बैन किया था, क्या डेल्टा को कुछ फर्क पड़ता है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? ऑनलाइन गेमिंग में फॉर्चुनेटली डेल्टा जो है वो पोकर फोकस्ड ज्यादा है, हम्म। और पोकर के माध्यम से अगर देखें तो पोकर एक ऐसा खेल है जो पैन इंडिया में स्प्रेड हुआ है, किसी एक राज्य में या किसी एक सेंटर में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है। जिस तरह से रमी में, हालांकि आप अगर रमी का खेल देखें तो वो साउथ इंडिया मार्केट जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, वहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर ये कुछ बैन आता है या कुछ होता है तो उस बिजनेस को इम्पैक्ट होना लाजमी है। हालांकि पोकर में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे तेलंगाना और तमिलनाडु ने भी ये कानून पास किया था और ऑनलाइन गेमिंग पे बैन दिया था,
अभी एक आध महीने पहले, 1.5 महीने पहले माननीय मुख्य न्यायालय ने तमिलनाडु के उस नतीजे को खारिज कर दिया, कहा कि ये नहीं कर सकते हैं, ये प्राविधान के खिलाफ है। तो कर्नाटका में भी ये शायद चैलेंज हो सकता है और उसमें पता नहीं कोर्ट का क्या आदेश आएगा, लेकिन हाल फिलहाल तो ऐसा है कि वो वहां पर बैन लगा है। डेल्टा को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। टोटल रेवेन्यू कर्नाटका से जो हमारी आ रही होगी वो करीब 7-8% के हिसाब से होगी, तो ज्यादा कोई इम्पैक्ट हमारे ऑनलाइन गेमिंग को होना नहीं चाहिए। ओके, जनवरी 2018 के बाद के ये हाईएस्ट लेवल है डेल्टा कॉप के स्टॉक के लिए, जो 300 रुपए के आसपास पहुंचा है। सर, इसका मतलब ये कहने का मतलब ये कि लगभग 2.5-3 साल आपके इन्वेस्टर्स ने बहुत पेशेंस रखा है, अब वापस से वो पुराने लेवल्स आए हैं। एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ, आपके पास ऑनलाइन गेमिंग में बड़ा बिजनेस है, Adda52.com, ये सब है। क्या कोई योजना है मैनेजमेंट की कि वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए आज से इन्हें अलग करें, अलग से लिस्ट करें, या इस तरह का कोई प्लान? एज ए मैनेजमेंट हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि जहां पर भी शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाई जा सके, जिस तरीके से भी, चाहे वो फिर वो कैपिटल रेज करके बिजनेस को बढ़ाना हो या कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आती है उसके साथ जुड़ना हो, तो ये अपॉर्चुनिटियां और वैल्यू अनलॉकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अनिल जी। तो ये तो हमारा इस पे नजर रहती है और जहां पर भी जब भी मौका मिलेगा ये वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगी। बिल्कुल। तो चलिए, वैल्यू अनलॉकिंग का जहाँ भी मौका मिले या शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने का जहाँ भी मौका मिले वो जरूर देखेंगे। हार्दिक जी, मेरी तरफ से भी और हमारे कुछ दर्शकों की तरफ से भी वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि हार्दिक जी ने बहुत अच्छी हिंदी बोली है, जो कुछ कहा सब कुछ हमारे समझ में आया, और कंपनी की योजनाएं, आगे का प्लान, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपनी बात रखी बिजनेस को लेकर, एकदम साफ तरीके से रखी, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।